एडवांस मैथमेटिक्स की आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले अर्थमेटिक और एडवांस के कंपैरेटिव और उसके इंपॉर्टेंस को समझ करके आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें आपसी कंपैरिजन की, तो एडवांस अर्थमेटिक में अर्थमेटिक का जो पार्ट है वो कुछ टॉपिक वाइज चलता है। बेसिक डिफरेंस यही रहता है एडवांस और अर्थमेटिक में, इसीलिए एडवांस टफ हो जाती है कि अर्थमेटिक चलता है टॉपिक वाइज और एडवांस चलता है क्वेश्चन वाइज। एडवांस मैथमेटिक्स में सर्ट इंडिसेस के बेसिक रूल आने के बाद, जैसे आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्ट इंडिसेस, फिर अलजेब्रा आएगी, फिर उससे आगे सीक्वेंस मिलेगा जो कि आपकी ऑलरेडी इंडेक्स आपको प्रोवाइड की गई। तो जब हम एडवांस मैथमेटिक्स में देखते हैं तो ये चलता है क्वेश्चन वाइज। जैसे मान लीजिए हमने सर्ट इंडिसेस के बेसिक रूल पढ़े, मान लीजिए ज्योमेट्री के बेसिक रूल पढ़े, तो बेसिक रूल पहली बात तो याद करना, पहला तो पार्ट वो मैंडेटरी है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे ये जरूरी नहीं है, मतलब उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। मतलब ये हुआ कि सेम कंसेप्ट सेम बेस सिस्टम से अगर आपने क्वेश्चन दिखे होंगे तो आपके लिए बहुत आसान लगेंगे। जबकि अर्थमेटिक में क्या होता है, अर्थमेटिक में शुरुआत के 100 सवालों में हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार मूव करते रहते हैं, इसलिए हमको अर्थमेटिक आसान लगता है। लेकिन आजकल का जो कॉम्पिटेटिव पैटर्न है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो लगभग ये मान के चलिए कि नहीं 60-40 तो 50-50% का पैटर्न चलता है। जिन भी एग्जाम्स में एडवांस मैथमेटिक्स आती है उन सभी में 50% पार्ट आपका एडवांस मैथमेटिक्स बेस होता है और 50% पार्ट जो है वो आपका अर्थमेटिक बेस होता है। कभी कभी एडवांस मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है वो आपको 60% देखने को मिलता है और ये 40% ही अर्थमेटिक रह जाती है। मतलब नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन देखने में तो लग रहा होता है कि नंबर सिस्टम का, बट एग्जैक्टली होता है वो अलजेब्रा का है। तो एक दो क्वेश्चन इस तरह अगर बढ़ गए तो आपका एडवांस का पार्ट और बढ़ जाता है। एडवांस मैथमेटिक्स में कंडीशनल अप्रोच चलती है, ये परिस्थिति दी गई इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे। अर्थमेटिक में लैंग्वेज अप्रोच चलती है, इसीलिए अर्थमेटिक में लैंग्वेज समझना सीखने के बाद हमें हमेशा अर्थमेटिक आसान लगती, जबकि एडवांस मैथमेटिक्स में लैंग्वेज कुछ नहीं है। यहां चलती कंडीशनल, कि जो क्वेश्चन है उसकी कंडीशंस में क्या मूव किया जाए ताकि जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हम अचीव कर लें। अर्थमेटिक में आप क्वेश्चन के साथ भाषा से अगर बात करने लगे तो लगभग समस्या खत्म हो जाती है। एडवांस में ऐसा नहीं होता। एडवांस में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा टॉपिक पे पकड़, यही एडवांस का पैटर्न है। सारे टॉपिक ऐसे चलते हैं। एडवांस में जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन के फॉर्मेट आपके दिमाग में क्लिक करने लगेंगे और फिर आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। कोई भी क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आए उसको देखिए कि वो कहां से ब्रेक हो रहा है, उसको स्टार्ट करिए, वो अपनी फॉर्मिंग देगा। एडवांस मैथमेटिक्स में जहां पर भी टाइप वाइज क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है देखने को मिलता है, वहां पर टाइप फॉर्मेट में भी सिखाई जाएगा। जैसे अलजेब्रा में मुझे लगता है कि कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो उसी फॉर्मेट से बन सकते हैं, वो आपको वैसे बता दिए जाएंगे, लेकिन कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है जिनको आप प्रैक्टिस फॉर्म में ले लेंगे। अगर आपको कभी ये लगता है कि एडवांस बहुत टाइम टेकिंग है, तो वास्तव में पूरी मैथमेटिक्स टाइम टेकिंग है। जिन्होंने जादू सोचा वो हमेशा जादू ही बनते रहे। कभी कभी बच्चों को ये लगता है, जैसे कुछ बच्चे काफी लोग पुराने हैं, वो जानते हैं कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़े हैं, अगर आपने शुरू से टॉपिक पढ़े तो अब आप महसूस कर रहे होंगे कि अब आपको लगता है कि नहीं अब हमको स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी पकड़ है, और हमको इससे पहले मान लो अर्थमेटिक चल रही थी और हमको रेशियो में भी पकड़ है, हमको एलिगेशन में भी एक पकड़ है, हमें बस रिवाइज करना है। बट अगर सोच के देखिए उसमें टाइम बचाया गया होता, उन छोटी छोटी चीजों पर प्रैक्टिस के साथ साथ वर्क ना किया जाए तो फिर लॉन्ग टाइम हमें वो दिक्कत करती। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आज आप एग्जाम दे रहे हैं, कल जब दोबारा एग्जाम होगा तो आप दोबारा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। पढ़ेंगे आप एक बार, प्रैक्टिस आप उसको मेंटेन रखने का ट्राई करेंगे। हम अपनी पूरी तैयारी को किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मोड़ते नहीं है, जब जब मोड़ेंगे तब तक दिक्कत आएगी। जिन्होंने ये गलती की वो सुधार लें और जिन्होंने नहीं की वो दोबारा इस तरह गलती ना करें। अपनी तैयारी के पार्ट में जैसा होमवर्क दिया जाए वैसे आप प्रॉपर करिए। अपने ग्राफ को बस ये बनाइए, ये एंगल कितना भी हो सकता है, बट जिनका ऐसे चलता है यार ये गजब की तैयारी, ये नीचे, ये दिक्कत वाला पार्ट है कि आज आपने शुरू किया है, अच्छा जुनून है, एडवांस का नया बैच है ना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफी लोग सीरियस हैं, कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं नए दिन की वजह से, लेकिन लॉन्ग टाइम वो चीजें मेंटेन नहीं रह पाती। तो इतना लंबा समय ना बर्बाद करके पहले दिन ही डिसाइड कर लिए कि क्या आप मेंटेन रह पाएंगे, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं रह पाएंगे तो एडवांस नहीं तैयार होगी।
अर्थमेटिक में मौका मिलता है। जैसे अर्थमेटिक में क्या हुआ, मान लो परसेंटेज स्टार्ट हुआ, आप थोड़ा ढीले हुए, प्रॉफिट लॉस से पकड़ लिया, एक हफ्ते बाद पकड़ लिया। यहां तो टॉपिक ही इतनी लंबा है, साइड इंडिसेस तब भी मान ली 2 हफ्ते का टॉपिक है, लेकिन जैसे हम ज्योमेट्री में पहुंचेंगे, मेंसुरेशन पहुंचेंगे, तो शुरू होगा 2 महीने में खत्म होगा, तो वहां तो 2 महीने बाद आप वापसी का मौका मिलेगा, और ये फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप बीच में कहीं एंट्री मार लें। तो अर्थमेटिक जैसा नहीं कि हर 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में एक नया टॉपिक आ रहा है, उससे आप क्वेश्चन को वहां से आप टॉपिक पकड़ ले रहे हैं, ये एक समस्या है। अलजेब्रा साइड इंडिसेस नहीं समझी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगी, और ज्योमेट्री नहीं समझी तो मेंसुरेशन नहीं समझ में आएगी। तो टॉपिक कुल मिला के अगर कहूं तो 2 है, एक कॉम्बिनेशन चलेगा साइड इंडिसेस, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें ये तो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। अलजेब्रा के कुछ कुछ पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, उसी के साथ साथ हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये आपस में कंप्लीट जुड़े हुए हैं। यहां से थोड़ा थोड़ा यहां यूज कर रहे होंगे हम, ठीक। फिर ज्योमेट्री बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और मेंसुरेशन उससे जुड़ जाएगा। फिर कुल मिला के टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, और अर्थमेटिक में 20 टॉपिक हैं। समझ रहे मेरी बात? आपने क्लास 9th से लेकर क्लास 10th तक पूरे 2 साल में जो भी कुछ पढ़ा, उस सब आपको एडवांस मैथमेटिक्स की पूरी वो किताब पढ़नी, और समय उतना नहीं है कि हम 2 ईयर पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना पड़ता है। एक टाइप के क्वेश्चन, अच्छा ये भी है कि आप बड़े हो चुके हैं, तो आपकी अप्रोच थोड़ी डेवलप्ड है ऑलरेडी, मतलब एक डेवलप्ड अप्रोच है, आप सभी ने एग्जाम्स दे रखे हैं, आप सभी ने 12th क्रॉस कर रखा है, तो एक ऑलरेडी एक डेवलप्ड है, मतलब डेवलप्ड माइंड हमें मिल रहा है। तो ये भी माना जाता है कि चीजें हम एक स्तर से आगे से उठा सकते हैं, बट बताई सब जाएंगी, सरल सरल चीजें तुरंत तुरंत आपको समझ में आती जाएंगी, उनमें हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से काम चलेगा। अब अगर आपने साइड मिस करी तो अलजेब्रा दिक्कत में रहेगी, साइड अलजेब्रा मिस हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री दिक्कत में आएगी, और हाइट एंड डिस्टेंस तो समझ नहीं आएगी, और ज्योमेट्री गई तो मेंसुरेशन नहीं आएगी। क्लियर? तो एडवांस पूरा अपने आप एक बंच है, जिसको आप शुरू से लेकर अंत तक लेके चलिए, और जब आप यहां एंड करेंगे तो आपको वास्तव में कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन इसके साथ आप डेली तैयार रहेंगे, ये मैं रोज कहता हूं। आपने आज जो पढ़ा उस वहां आज तक तैयार है, जब कल तक आपने पढ़ा वहां कल तक तैयार है। आप रिवीजन के लिए क्या करेंगे ये आपको पहले ही सोच लेना होगा। अगर आप रिवीजन मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर वही समस्या कि अलजेब्रा में जरूरत पड़ेगी सर्ड की, हम सर्ड का कंसेप्ट ही भूल चुके होंगे, या फिर प्रैक्टिस में नहीं होगा तो हमें उसको रिकॉल अप करने में टाइम लगेगा। तो दोनों चीजें ना हो तो फिर ओवरऑल आपको एडवांस में कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप एडवांस पढ़ लेंगे पूरा, जैसे मान लो आपने अलजेब्रा पूरा कर ले, फिर आप रिसेंट प्रश्न उठा के देखिए और आपको लगेगा कि नहीं ये तो वो वाला है। लेकिन पूरे साल में कोई 2 सवाल ऐसे आते हैं जो अपने आप में यूनिक बनते हैं पूरे ईयर में। वो सवाल दिखाकर नहीं कहा जा सकता कि आपको अलजेब्रा नहीं आती। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये दुनिया बड़ी मोह माया भरी है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा है, और ये वास्तव में सच। जैसे अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने प्रॉपर अलजेब्रा पढ़ ली, तो अलजेब्रा का एक सवाल ये लो लगा के दिखाओ तो जाने। अब वो मत पता है नहीं लगेगा तुमसे, वो एक सवाल नहीं डिसाइड करेगा कि आपको अलजेब्रा नहीं आती। आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपने लगभग सब तरीके के प्रश्न टैकल कर लिए, एग्जाम के आप क्वेश्चन उठा के देखिए। अगर आप 99% सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं, इट मीन्स एज ए टॉपिक आप प्रिपेयर्ड हैं। और बाकी कभी भी कोई चीज पूर्ण नहीं होती, ये तो एडवांस है। एडवांस मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन किस तरह से बनेगा ये तो उसमें अपने आप में यूनिक में होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि वो यूनिक बनने वाला है तो आपको नहीं आएगा, जब तक आप उसको यूनिक कंसेप्ट तक नहीं पहुंच जाते। तो कभी पूरे साल में अगर 100 प्रश्न है तो 2 क्वेश्चन 2%, 1%, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको तभी आएगा जब वो आपको आ जाएगा। ठीक, उसकी तैयारी ना कोई कर सकता है ना कराई जा सकती। वो डेवलपमेंट है कि डिफरेंट 100 तरीके के कंसेप्ट हिट कर रहे हैं। जब क्वेश्चन आया तो आपने जितने आते थे सब लगा दिए, ये लगा ये नहीं लगा, ये लगा ये नहीं लगा, और तब तक आपको लगने इसमें ये कोई नहीं बन रहा है, तो नया बन रहा है, ये तो ऐसे बन रहा है। अगर वहां तक आप पहुंच गए तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पूरी एडवांस ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर अब एग्जाम के लिए बात की जाए कि क्या जितना हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं, हाँ आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं। ठीक है। अर्थमेटिक में क्या होता है, जब क्वेश्चन लंबा होता है ना और हम ट्रिकी नहीं लगा पाते तो हम उसकी इक्वेशन बना लेते हैं। हमको लगता है प्रश्न हमको आ गया, मुझे शॉर्टकट जानना है बस। अर्थमेटिक में कोई बड़ा सवाल जब हम उसको ट्रिकी मेथड से नहीं सॉल्व कर पाते तब हम उसमें
इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में माना है, उसके सीपी एक्स है और उसमें प्रॉफिट परसेंट वाई परसेंट है, और 2 3 4 इक्वेशन आराम से सॉल्व करते हैं। अगर वास्तव में सॉल्व होने वाला होगा तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो आपके मन में क्या है, क्वेश्चन हमको आ गया है, ट्रिक नहीं आ रही। अर्थ एडवांस में ऐसा नहीं होता, एडवांस में तो शुरू ही नहीं होगा। क्लियर? अब क्या दिक्कत है, वही ट्रिग्नोमेट्री 9th में भी है, हाई स्कूल में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, इंटर में भी है और हायर क्लासेस में भी है। ठीक, तो जब ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपके 10th स्टैंडर्ड से ऊपर का होगा तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं कराऊंगा भी नहीं। जब आप सिलेबस देखेंगे, जिन भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन सोच के इस क्लास में बैठे हैं या कर रहे हैं पहले से, अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स की आज स्पेशली बात करें तो नॉर्मली एसएससी में पैटर्न देखने को मिलता है, उसके अलावा सीडीएस में देखने को मिलता है। ठीक, आप सिलेबस उठा के देखिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर या कहीं भी, उसमें बाकायदे लिखा रहता है मैथ्स मैट्रिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक, और लास्ट में बोल्ड में लिखा रहता है, बोल्ड वर्ड में 10th स्टैंडर्ड ओनली। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का ही आपसे पूछा जा सकता है, उससे ऊपर के स्टैंडर्ड का आपसे नहीं पूछा जा सकता। स्टैंडर्ड से मतलब टॉपिक तो वो 12th में भी है, बट क्या एज ए मेंटल डेवलपमेंट, एक आईक्यू के लेवल की बात करें तो एक आईक्यू लेवल, जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 10th लेवल को कवर कर रहा होगा, क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? दैट इज द स्टैंडर्ड। अब आपको आईआईटी में पूछे गए सवाल ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें तो अक्सर फेस करता रहता हूं, समझदार बच्चे ऐसा ज्यादा करते हैं, जब क्वेश्चन पकड़ने लगते हैं तब उनको बहुत सारी चीजें नजर आती है, क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको पूछेंगे। अब नेचुरल सी बात है, वो क्वेश्चन नहीं बना तो हम भी कह देंगे भाई भेज दीजिए, देखेंगे बैठ के। फिर हम उसको देखना शुरू किया, हर तरीके से बनाने का प्रयास किया, नहीं बना, फिर जाते जाते बना, या नहीं बना तो और सर्च करने के बाद पता चला कि वो आईआईटी 2000 में पूछा गया था। तो ये घटना जब हुई तब से मैंने तय कर लिया कि कोई भी टॉपिक स्टैंडर्ड में ही आप तैयार कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर है, आपको ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल तक की प्रिपेयर। ये बात आप हमेशा माइंड में रहेगी, नहीं तो एडवांस के लिए आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। एक क्वेश्चन आपको पूरा तोड़ देगा और आपको लगेगा आप कॉन्फिडेंट, आप तैयारी नहीं एग्जाम के लिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिसेंट क्वेश्चंस पेपर, टॉपिक पढ़ने के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप प्रिपेयर्ड है। ठीक, तो पूरी एडवांस पढ़ते समय हमारी इस बात को दिमाग में रखिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए और हर प्रश्न के टाइप को पकड़ने का प्रयास करिए। क्वेश्चन देखिए और उसको देखिए कहां से वो ब्रेक हो सकता है। ये काम अगर आप करने लगेंगे तो कुछ टाइप फॉर्मेट के साथ साथ ज्योमेट्री को छोड़कर बाकी टॉपिक आपको दिक्कत नहीं करेंगे। जब आप ज्योमेट्री में पहुंचेंगे तो ज्योमेट्री में इंडिविजुअल क्वेश्चन और अपनी भूमिका निभाने लगता है, हर क्वेश्चन अलग चलता है, पिछले से कोई संबंध नहीं। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में तब भी कुछ कुछ टाइप के फॉर्मेट्स हैं जिन फॉर्मेट्स पे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है कि इस फॉर्मेट के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन ज्योमेट्री में ये व्यवस्था भी फेल हो जाती है, हर क्वेश्चन नया। क्लियर? उसमें थ्योरम्स लग रही, कंडीशंस दी गई, उसके अकॉर्डिंग रूल्स लग रहे हैं, तो वो फिर और ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आपको प्रिपेयर होगा। क्लियर? तो आई थिंक आप एडवांस मैथमेटिक्स का यूज और उसका एटमॉस्फेयर समझ गए होंगे कि आप किस तरह एडवांस मैथमेटिक्स को लेके चलने वाले हैं। अर्थमेटिक की तरह ये उड़ेगी नहीं कि 1 से 50 आपको कोई डाउट नहीं और उतनी तेज डिस्कशन चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एडवांस में खूब डाउट होंगे, आप आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये हर क्वेश्चन एक टाइप पकड़ के ऐसे चलता नहीं, तो उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। बट अगर आप क्रिएटिव माइंड सोचेंगे कि हमें चीजें सीखनी है तो आपको मैथ्स में हमेशा इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं सेड इंडिसेस की बातें। बहुत सरल सरल बेसिक रूल्स हैं। इंडिसेस एंड सेड्स अलजेब्रा का पार्ट माना जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक में कभी कभी किसी किसी एग्जाम में अर्थमेटिक में भी रख दिया जाता है कि मतलब एडवांस नहीं पूछी जा रही लेकिन सेड इंडिसेस टॉपिक में है। घातांक करनी ये अर्थमेटिक में भी पार्ट मान लिया था कि नंबर सिस्टम का पार्ट है, बट मुझे जिस स्टैंडर्ड का पढ़ाना है उसको पढ़ाने के लिए मुझे अलजेब्रा से टच कराना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैं इसको अलजेब्रा के साथ पढ़ाता हूं। तो बात करते हैं सेड इंडिसेस की। तो इंडिसेस मतलब होता है घातांक, और ये बनती है करनी। बात की जाए तो सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सरल बात है। a की पावर x और b की पावर x अगर है, मतलब बेस इक्वल है, अगर
बेस इक्वल हैं, तो बेस इक्वल होने पर पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ए एक्स प्लस वाई। पावर अगर इक्वल है तो बेस एक साथ लिखे जा सकते हैं, ए बी एक्स। इसी तरह अगर बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है तो मैं लिख सकता हूं ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। इसी तरह अगर बेस इक्वल है लेकिन आप डिवीजन में हैं, ए टू द पावर एक्स ए टू पावर वाई, तो आप पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से अगर ए टू द पावर एम लिखा हो बराबर बी टू द पावर एन लिखा हो, तो आप लिख सकते हैं ए टू द पावर बी एन अपॉन एम। इधर की पावर इधर के अपॉन में जाती है, रटने वाली बात नहीं, प्रैक्टिस की बात है। इस तरह का क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। अभी वेरिएबल में इसलिए बता रहा हूं ताकि इन चीजों को हम आगे यूज करेंगे तो आपको फिर रिलेट करा देंगे। इसी तरह से अगर मान ली कभी रूट फॉर्मेट की बात की जाए कि ये आपका nth रूट है और ए टू पावर m है, तो आप कह पाएंगे कि रूट की पावर अपॉन में जाती है m अपॉन n। इसी तरह से अगर सर्ड के केस में पावर है और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ए की पावर 2 टू द पावर अगर 3 है तो आप सिंपली कह सकते हैं ए की पावर 6। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं अवेलेबल है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगी, मतलब ऐसे ही सॉल्व होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ए टू द पावर 2 टू द पावर 3 अगर है तो आप कह सकते हैं ए टू द पावर 8 होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, उसको हम 8 पावर 8 मतलब 2 पावर 3 की तरह सॉल्व करेंगे। ये आपका ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने बन के तैयार होगा। ये है सिचुएशन पावर के होने की। बोलो बात क्लियर है? अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो दैट बिकम्स 1, वो आपका 1 हो जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत समस्या? ये हो गए इंडिसेस के बेसिक नियम। इसके अलावा सर्ड्स की अगर बात की जाए तो सर्ड में कुछ खास नहीं, बड़ी सरल सी बात है। क्या हुआ? सर्ड में कुछ खास, अगर हम इर्रेशनल नंबर जानते हैं तो इर्रेशनल नंबर में जो नंबर्स आते हैं उन नंबर्स में, इर्रेशनल नंबर्स में रूट वाली कुछ संख्याएं होती हैं, √3 √2 √5 ऐसे करते हुए। ये जो संख्याएं आपके साथ आती हैं इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिखा जाए तो ये बनने वाले जो नंबर होते हैं उनको सर्ड्स कहते हैं, करनी कहते हैं। मतलब ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ये आपका √3 प्लस √2 जोड़ दिया जाए तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही है, लेकिन जोड़ने पर बनने वाले इस व्यवस्था को, इस तरह के आने वाले फॉर्मेट्स को जिस टॉपिक के अंडर में पढ़ा गया उसको कहा गया सर्ड्स, करनी। क्लियर है? जैसे संख्याएं, फिर सम्मिश्र संख्याएं, फिर हमने एक टॉपिक उसका बनाया कि भैया हम मिसलिनियस सीरीज पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, फिर हमने डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स बनाए जिनमें हम अलग अलग तरीके से हमने उनको समझा। इसी तरह से इर्रेशनल नंबर्स के रूट वाले नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट एसेट्रा एसेट्रा जब हमने लिया, इस टॉपिक का नाम रखा गया सर्ड्स। क्लियर? तो इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है कॉन्जुगेट का। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 प्लस √3 एक संख्या है। अगर हम इसके साथ इसके बीच के साइन को बदल करके मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी इर्रेशनल था, ये रिजल्ट भी इर्रेशनल था। जिसमें ये वाला पार्ट हमारा रेशनल था, परिमेय था, रेशनल था। बताइए रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप पूरी बात बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप हर दिन तैयार हैं। रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इर्रेशनल p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। p और q क्या है? बैठ जाइए, बताएं आप। ठीक है,
बस हो गया, बताइए आप, बैठे। व्हाट इज पी आर क्यू, पी एंड क्यू और क्यू? आप बताना चाह रहे हैं कि रेशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है, सही है। आंख बंद करके दोस्त से भरोसा नहीं किया जाता। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन साथ आती है, क्यू डजंट इक्वल टू जीरो। ये बात पूरी है, लेकिन यहां से बात पूरी नहीं होती। आपको बताया गया था रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद या तो रिपीट होते हैं या टर्मिनेट होते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, लगातार चलते चले जाते हैं, जैसे रूट के मान, पाई के मान, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक, रखिएगा दिमाग में, अपने दिमाग में एक सवाल कि रेशनल और इरेशनल आपको अगर नहीं आता तो आप उसको समझ लें। वापस आते हैं, तो ये हमारा रेशनल पार्ट है और ये हमारा इरेशनल पार्ट है। ठीक, लेकिन ये पूरा नंबर इरेशनल है, अपरिमेय है। फिलहाल हम बात कर रहे थे इस कंजुगेट की, तो जैसे इस तरह से हमने एक सर्ड बनाई, एक करनी बनाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर इसको रेशनलाइज कर दे, अभी ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 4 माइनस थ्री दैट इज 1, और जो कि एक क्या है, रेशनल नंबर, जो कि एक क्या है, रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि इसी पूरे प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। परमेयीकरण, मतलब जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको हम जिस तरह से भी परमेयीकरण कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को रेशनलाइज कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मली ये रेशनलाइजेशन करने के लिए हम कॉन्जुगेट सिस्टम की हेल्प लेते हैं नॉर्मली। क्लियर है? तो सर्ड की अगर बात करें तो सर्ड में इतना ही है कि अगर सर्ड में एक इरेशनल नंबर्स हैं, दो, एक रेशनल या इरेशनल, जैसे अगर हम एक रेशनल नंबर 2 प्लस एक रेशनल नंबर 2 और एक इरेशनल नंबर √3 लिखेंगे तो भी ये बनने वाला पार्ट सर्ड ही कहलाएगा। अगर आप 2 प्लस √3 है तो इसके जो कॉन्जुगेट होगा वो 2 - 3 होगा, जिसको बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी वो संख्या है जो किसी भी सर्ड नंबर को रेशनलाइज कर दे, सर्ड नंबर को क्या कर दे, रेशनलाइज कर दे। अगर रेशनलाइज कर दे तो इस पूरी व्यवस्था को रेशनलाइजेशन करते हैं, कहते हैं। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो रेशनल नंबर हुआ, और जब मल्टीप्लाई आपने किया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए, कॉन्जुगेट। दे आर कॉन्जुगेट टू ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्जुगेट या संयुग्मी हो गए। क्लियर? बाकी सर्ड में जो भी कुछ सीखना है वो उसके प्रश्न सिखाएंगे। क्लियर? और यही काम आपका इंडिसेस में भी होगा कि इस टॉपिक में जो भी कुछ आपको इससे ऊपर सीखना है, क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, क्या क्या सिचुएशन है, वो आपको इसके प्रश्न सिखाएंगे। हमने आपको जैसे शुरुआत किया कि एडवांस मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप अपने माइंड को क्रिएटिव रखें और सीखने की प्रबल इच्छा रखें तो फिर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा, ये श्योर है। अर्थमेटिक जैसी भाषा नहीं मिलेगी, अर्थमेटिक जैसी भाषा नहीं मिलेगी तो आपको लैंग्वेज कुछ मिलेगी नहीं, सिर्फ सोल्यूशन मिलेंगे, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पर हमें बार बार सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा क्रिएटिव रखिए, सोचिए कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, हम इसको क्या करें बना सकें, और फिर जब वो सीखने को मिलेगा तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा। और जैसे छोटी छोटी ईंट जुड़ के एक दीवार बनती है, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलकर आपके साथ बड़े बड़े कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे और फिर आप किसी बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर आपने इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो एडवांस मैथमेटिक्स बड़ी बोझिल हो जाती। इस क्लास में जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ वो फिर इस क्लास में उपस्थित होंगे नहीं, क्योंकि आज क्लास में आप, तो इसका मतलब आपकी सीखने की इच्छा है और ये पूरी हो जाए। इसका यही रास्ता है कि आप छोटी छोटी चीजों के साथ खूब काम करिए। आप उसको टेक फॉर ग्रांटेड में लिखिए, हाँ हो गया, नोट हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन क्या हुआ, कैसे बना, क्या क्या नया सीखा, डेली इसका एनालाइज करिए, और अगली क्लास के लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब उनमें होने वाले डाउट्स क्यों हो रहे हैं, और अथक प्रयास करिए कि डाउट ना बने। अगर एक सवाल भी
10 सवाल ट्राई करने पर एक भी आपने अपने मन से बना लिया तो दिस विल क्रिएट अ इंटरेस्ट, और एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा जो एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एडवांस में आप बीच में कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब 4 क्लासेस सर्ट पे गई तो सर्ट गया, फिर सर्ट पे आपको मौका खत्म हो गया, फिर सर्ट का इंटरेस्ट नहीं आएगा बीच से, वो पहली क्लास से आता है कि बहुत सरल लग रहा, सही तो है, जुड़ता तो है, फिर यहीं से आपका इंटरेस्ट क्रिएशन हो सकता है। तो ये आपके इंडिसेस के रूल हो गए। अगली बात में हमने सर्ट के बारे में थोड़ा बताया, बाकी जो भी कुछ इस टॉपिक में सीखना है वो प्रश्नों से सीखना है। अभी तुरंत स्टार्ट करते हैं, नोट करिए। ये नोट कर लिया। हो गया, चलिए।
क्वेश्चन बुकलेट ये आपको ऑफिस से मिल जाएगी और आज की क्लास में सामने देखिए, कल से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और जो भी नया टाइप होगा वो तैयार करेंगे। यही पैटर्न चलेगा पूरे सेट्स में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 10 टू द पावर 2y दैट्स इक्वल टू 25। 10 जैसा मैंने बताया कि सरल सरल चीजें बस तैयार करिए, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगेंगी। आपके साथ 10 की पावर माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं एक काम करूं कि 10 टू द पावर y टू द होल स्क्वायर लिख लूं तो कोई दिक्कत है क्या? अभी हमने आपको बताया था कि पावर्स बाद में आपसी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर पावर्स बाद में आपसी मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ऐसा लिखने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है किसी को। और इक्वल्स टू 25, बताओ सही है? ऐसे लिखा जाता है भाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहां पहुंच जाएगा। एज ए रूल तो ठीक है, मतलब आपने पीछे लिख लिया, बट वो इंप्लीमेंट वैसे नहीं होगा। इंप्लीमेंट वैसे ही होगा जब आपको समझ में आएगा, जब क्वेश्चन देखेंगे उसको करेंगे तब वो इंप्लीमेंट होने लगेगा। आप यहां से यहां पहुंचे इस बात के लिए प्रैक्टिस ही बस एक पार्ट है और कोई दूसरा पार्ट नहीं। क्या इसको ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्यों मुझे y को अकेला करना है 10 के साथ। मेरा मेन बेस पार्ट है कि मैं 10 के साथ y को अकेला करना चाहता हूं। ये सारी बातें आपको ही सोचनी। अब अकेला हो गया कोई बात नहीं, ये इधर से इधर चला गया। जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि उधर पावर इधर की अपॉन में जाती। तो 10 टू द पावर y इक्वल्स टू 25 टू द पावर जो 1 था उसके अपॉन में 2 चला जाएगा, या आप अंडर रूट कह सकते हो। भाई इसकी पावर 1 था, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती। तो इस यहां पर 25 की पावर 1 है आपके पास और उधर से स्क्वायर हटा, इधर के अपॉन में 1 आया। बात तो सही है। तो 10 टू पावर y इक्वल्स टू 25 पावर 1/2 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं कह सकता हूं कि 10 टू द पावर y इक्वल्स टू 5। 10 पावर y इक्वल्स टू क्या? 5। वो भी प्लस माइनस। वो इसलिए क्योंकि जब आप स्क्वायर से अंडर रूट ले रहे थे, यहीं पर जब आप स्क्वायर से अंडर रूट ले रहे थे 10 टू द पावर y के लिए, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस। तो स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, प्लस माइनस आएगा। यहां पर देखा है तो 10 टू पावर y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। अब y की पावर हमें नेगेटिव चाहिए। अब हमें y की पावर कैसी चाहिए? नेगेटिव। अगर y की पावर हम नेगेटिव चाहते हैं तो आ जाएगा 10 टू पावर 1 अपॉन 10 टू पावर y इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, वो भी प्लस माइनस। शायद हमने पीछे नहीं लिखा, आप याद रखिए x पावर जो आपकी x है वो आपकी 1 अपॉन 8 पावर माइनस एक्स होती है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, जब आप अंश से हर या हर से अंश मूव करेंगे तो पावर चेंज होगी, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, यहां पर वापस आइए, इसको अब आप फिर से देखेंगे तो आपके सामने सिंपली आपने पलट दिया तो ये आपका 1 अपॉन बाई पूरा पलट दिया। अब अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो आपकी पावर हो जाएगी 10 टू पावर माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन 5। बोलो क्लियर? कोई समस्या किसी को? अरे बोलो भाई, अगर कोई समस्या नहीं तो बस ओके, आंसर में अवेलेबल नहीं, प्लस माइनस लगा लो, करेक्शन कर लो, बस जो सही आंसर हो उसमें प्लस माइनस लगा लो। कोई दिक्कत? जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, पावर हटा के स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। हमेशा याद रखिए रूट 25 की वैल्यू प्लस 5 ही होती है। रूट 25 की वैल्यू 5 ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस माइनस आया है स्क्वायर हटकर क्वाड्रेटिक को सॉल्व होने पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं। श्रीधराचार्य ने बताया कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती, छोटी छोटी चीजें पकड़िए, किसी इक्वेशन की जितनी ज्यादा डिग्री होगी उसका उतने ज्यादा सोल्यूशन आएंगे। अगर इस इक्वेशन की 2 डिग्री है, इसको अगर एक वेरिएबल माना जाए, x इक्वल्स टू 25 रूट लगता है और प्लस माइनस लगाते हैं और फिर जाके यहां बढ़ता है। जबकि अगर x इक्वल्स टू लिखा होता रूट 25 तो इसका मान होता 5। तो जो रूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आती। रूट के बाहर अगर निगेटिव आता है तो इट मीन्स रूट के अंदर वो निगेटिव था, और रूट के अंदर निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। तो दैट इज नॉट अलाउड। बात आप समझ पा रहे हैं? इसलिए रूट के अंदर कभी भी रूट के बाहर कभी भी निगेटिव साइन
नहीं आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से सिचुएशन देखने को, ये चीजें याद रखिएगा, क्योंकि हमने इधर से स्क्वायर हटाया है इसलिए इधर प्लस माइनस लगाया है, और ये आपका 25 उसका √5 आया, ये आपका आंसर हो गया, वो करेक्शन कर लीजिए। एग्री? कोई समस्या किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। y के वर्गमूल, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ y विद द क्यूब रूट ऑफ y इज, y के वर्गमूल और y के घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, y के स्क्वायर रूट और y के क्यूब रूट का प्रोडक्ट गुणनफल क्या होगा? तो नेचुरल सी बात है, मैं समझ रहा हूं कि y टू द पावर 1/2 और y टू पावर 1/3 है। अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा y टू द पावर 5/6। ठीक, अब इसको देखिए और ऑप्शन देखिए, y के वर्गमूल का घनमूल गलत। ठीक, y के 6 रूट का 5th पावर, ये सही है। कैसे? y के 6 रूट का 5th पावर, द 6th रूट ऑफ 5th पावर ऑफ y के 6 रूट का 5th पावर, यही तो है ये, इसका ये स्टेटमेंट सही। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, y के 7वें मूल को y के 8वें मूल से भाग देने पर द 7th रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय द 8th रूट ऑफ y, y के 7th रूट मतलब 1/7, ठीक है, 7th रूट ऑफ y इज डिवाइडेड बाय y के 8th रूट 1/8। यू आर डिवाइडिंग द 7th रूट ऑफ y बाय द 8th रूट ऑफ y। अब आप जानते हैं जब आप इस तरह पावर में होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो आपके सामने आ जाएगा y टू द पावर 1/7 माइनस 1/8, 1/7 माइनस 1/8, कुल मिला के अगर मैं एलसीएम लूं तो हो जाएगा y टू द पावर 1/56। बोलो सही है? इसका मतलब आप क्या इसको लिख सकते हैं 56 रूट ऑफ y? नहीं लिख सकते? कंफर्म है? लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका बताया था कि जब रूट होता है तो पावर अपॉन में जाती है, तो पावर अगर ऑलरेडी अपॉन में है तो ये वाली रूट में लिखी जा सकती है, तो आपका हो जाएगा 56 रूट ऑफ y। आंसर नंबर सी नोट करें। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से कौन बराबर है, विच इज इक्वल, इसके बराबर कौन? तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, सॉल्व करके सोचना पड़ेगा। पावर अगर ब्रैकेट के बाहर होती तो आपसी मल्टीप्लाई हो जाती, यही सिखाया था मैंने। तो मैं कह सकता हूं 5/6 टू दी होल पावर माइनस प्लस माइनस और 1/30। बोलो इस बात में कोई प्रॉब्लम? इसका जो ऑप्शन ये आंसर दे देगा वही सही आंसर नंबर डी। इसके अलावा कोई इसमें भी तो आएगा। इससे नहीं आएगा।
और इससे भी नहीं आएगा, सी और डी। सी में तो क्वेश्चन ही कॉपी है ना, बी वाले में तो ये हटा दो, खैर मिसप्रिंट है, नन ऑफ दीज लिख देना आपका आंसर। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन x, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। मतलब जो आपका y है वो x से 0 से बड़ा है, x भी 0 से बड़ा है, लेकिन x y से बड़ा है। एक काम करते हैं, रूट वगैरह लिए गए तो ऐसे नंबर सोच लेते हैं जिनके साथ हम काम कर पाए। जैसे हम 0 ग्रेटर देन y को मान लेते हैं कितना, 9 मान लेते हैं, और x को 16 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हमने y एज्यूम कर लिया, इसको x एज्यूम कर लिया। अब आपसे कह रहा है पहला रूट x माइनस रूट वाई, तो रूट x कितना 4, रूट y कितना 3, कितना आया 1। इन दोनों का डिफरेंस रूट 7, क्या इक्वल है क्या, कभी नहीं, आंसर गलत। फिर रूट x ये, तो आप देखेंगे कितना आएगा 4, और ये 4 और ये 32 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 2 रूट 4, 4 रूट 2, तो आ जाएगा 4 रूट 2। ये भी इक्वल है क्या, नहीं। समझ गए, यहां आ जाओ। रूट एक्स ये, तो y का मान कितना, x का मान कितना 16, और y तो ये हो गया 3, फिर इक्वल टू y का मान कितना 9 और इंटू 4। ये क्या बराबर हुए क्या, नहीं, गलत। वेरिएबल से भी सोच सकते हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको क्लियरली इक्वल दिखाई दे रहा है। देखिए, क्योंकि आपको अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था कि अगर आपका लिखा हो a की पावर x इंटू बी की पावर x, तो आप लिख सकते हैं ए बी की पावर x, दिखाया था। तो आप इसको जब रखेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखेगा x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2, तो उसको सिंपली लिखा जा सकता है एक्स वाई की पावर 1/2, यही लिखा गया है। इसलिए जब आप यहां वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, बाकी सब आइडियल नहीं है, नहीं सेट हो पाए आंसर। हो गया, कोई दिक्कत। यदि y एक वास्तविक धनात्मक संख्या हो तो y स्क्वायर इक्वल टू 2, तो y को इक्वल टू क्या होगा, आप सिंपली कहेंगे y जो होगा वो आपका √2 हो जाएगा। वैसे प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस माइनस के ऑप्शंस नहीं है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसलिए करेक्शन किया क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस रखा हुआ था, इसलिए प्लस माइनस करा के सही करा दिया। बट अगर एक प्लस माइनस में से कोई एक ऑप्शन अवेलेबल तो वही कंसीडर कर लिया जाएगा। तो y इक्वल टू √2 हो गया, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम माइनस नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ऑप्शन में माइनस नहीं है। यहां पुटअप करेंगे तो जब करेंगे तो आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल क्यूब। इसका मतलब होता है कि आप 3 बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2। जब आप √2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये आपका √2, तो द रिजल्ट इज 2√2। आंसर इज बी।
बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 10 to the power y इक्वल टू दिया गया, जो पूछा गया उसको सॉल्व करना। अगर आप देखें ध्यान से तो 10 to the power y/2, मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर 10 to the power y, सॉरी, अगर यहां पर 10 to the power y की होल पावर बाई 2 लगा लूं, मतलब अंडर रूट ले लूं, तो 64 to the power 1/2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आपके सामने लिखा हो 10 to the power y/2 प्लस 1, ये आपको लगेगा, तो 10 की पावर y/2 बराबर कितना आ जाएगा? 8। कोई समस्या नहीं। वापस आओ, जरा इसको देखो ध्यान से। तो आप अगर इसको सोचोगे कि आप इसको सॉल्व कर लो तो वो तो सॉल्व होने से रहा, बट क्या आप ऐसा लिख सकते हो 10 to the power y/2 इंटू 10 to the power 1? मल्टीप्लाई में हो, मैंने क्या कहा अभी शुरू में जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया और आपसे कहा कि पूरी एडवांस मैथमेटिक्स में आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो आप सोचिए, फिर उससे आगे क्वेश्चन आपको अपने आप ले जाएगा। क्या आपको पता है कि आप इसके प्लस के केस के होने की वजह से, क्योंकि आप इसको पूरा ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, यहां से आपने पावर 1/2 लगा लिया, बात समझ में आती है कि ठीक है y 1/2 करना था तो हमने 1/2 लगा लिया, तो जैसे आपने अप्लाई किया तो 10 पावर y/2 आ गया, दैट इज 8। यहां तो ठीक है, ओके। अब थोड़ा और आगे ध्यान दीजिए, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, और जब आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ऐसी कंडीशन में सिंपली 10 to the power y/2 का मान तो हमें 80 पता है, 8 पता है, और ये आपका 10 हो गया है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा y/1/y/1.5, इस तरह सॉल्व किया गया। y का मान निकालना, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आपका y/1 है, आप सभी जानते हैं। ये आपका y/1.5 ये भी आप जानते हैं। ये आपका 8 इंटू y/-1 है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हम पावर को एक तरफ ले जाएं और प्रयास करें उनको पॉजिटिव कर ले। पॉजिटिव अगर करना है तो इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा और फिर इधर भेजना पड़ेगा। कर लेते हैं y/1/y/1.5 दैट्स इक्वल टू 8 अपॉन y/1। 1 पावर नहीं भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड होगी कि वो पावर 1 है, और इसको इधर भेज दीजिए। तो आप एग्जैक्टली क्या पाएंगे? एग्जैक्टली आप पाएंगे y/1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसे लिख लेते हैं कि स्टेप y/1 इंटू y/1 अपॉन y/1.5 दैट्स इक्वल टू 8। अब आप जान रहे हैं कि इसको आप लिख सकते हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां पे स्टेप अपने आप शॉर्ट होने लगेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आने लगेगी तो आप विद इन सेकेंड यहां से यहां जंप करने लगेंगे। टिक जंप करने के लिए कोई याद करना नहीं है ना, किसी भी एडवांस के टॉपिक याद नहीं हो सकता, याद कर लो ऐसा हो जाएगा ना। क्वेश्चन सामने आएगा, समझ आएगा, हाँ ये इधर मूव कर जाएगा और आप अपने आप शॉर्ट करने लगेंगे। हमको पता है ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y/1 प्लस 1 माइनस 1.5। जैसा कि आपको पता है कि डिवीजन में बेस सेम होने पर पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, दैट्स इक्वल टू 8। यहां पर ध्यान दिया है तो आप पाएंगे y/0.5 दैट्स इक्वल टू 8। तो हम पाएंगे तो आपके सामने आएगा y/1/2 दैट्स इक्वल टू 8। अगर बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया जाए या इसकी पावर को उधर भेजा है, बात एक ही है, उधर भेजोगे तो 1/1/2 जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, दैट इज
अब अगर आपको ये बात समझ आती है तो किसी क्वेश्चन के बीच में जब हमें जरूरत पड़ेगा तो मैं कहूंगा ये नीचे आएगा 1, इधर आएगा जुड़ेगा 2, 2 माइनस 1.5, 0.5 मतलब 1/2, मतलब y का पावर 1/2 जो है वो 8 है, तो y बराबर 64 हो जाएगा। तो ये चीजें अपने आप आपकी सॉर्ट होने लगेंगी जब आपको ये बात नॉर्मल हो जाएगी। जब तक नहीं है, जिसको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जिनको है वो आप तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाइट पावर -1/1 दैट्स इक्वल टू 8, वाइट पावर 1/3 प्लस वाइट पावर 0 लिखा हुआ। अगर आप सिंपली देखें तो आप यही कहेंगे कि 1/8 इक्वल्स टू वाइट पावर 1, मतलब आप पलट दें तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब y की वैल्यू अपने आप y की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। बोलो क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पुटअप करना है। तो आपका हो जाएगा 1/8 टू द होल पावर 1/3 और प्लस वाइट पावर 0। आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाता है। ये आपका 1/2 हो जाएगा और दिस इज 1 एंड द ओवरऑल रिजल्ट इज 3/2। कोई समस्या? आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके बराबर नहीं, विच इज नॉट इक्वल। इसको देखेंगे तो 10 100 टू द पावर ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो आप ही कहेंगे कि 10 100 टू द पावर अपॉन 9 टू द होल पावर 1/2 टू द होल पावर -3। क्या लिखा जा सकता है ऐसे? अभी आपने इतने क्वेश्चन किए तो ये आपके लिए एक नॉर्मल बात हो गई होगी। जब इसका स्क्वायर रूट आएगा 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आप सिंपली पाएंगे 10/3 और टू दी होल पावर -3। माइनस अगर सही करना है तो फ्रैक्शन पलट जाएगी, 3/10 टू दी होल पावर 3। ये आपके सामने आया। अब आप देखेंगे ये इसके इक्वल है, यहां है, बोलो है। इसको अगर देखेंगे जैसे इसको देखेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली 1/3 100/10/3 का क्यूब हो जाएगा। 10/3 का क्या हो जाएगा? क्यूब। अगर उसको ऊपर भेजेंगे तो 3/10 बन जाएगा। सही है, ये भी सही है। सही है कि नहीं? और इसको अगर पलटेंगे फ्रैक्शन को तो 1 ये अपना हो जाएगा 3/10 का होल क्यूब। नहीं आ रहा? 3 ऊपर चला जाएगा ना, फ्रैक्शन में तो जा ही सकता है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। ये देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखेंगे तो आपका क्या स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 3/10 और इसकी होल पावर -3। तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, और ये वाला भी इक्वल नहीं है। दो इक्वल नहीं है, तो आपके आंसर होगा ए एंड डी। क्या हो गया? कोई समस्या? ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये दो इक्वल हैं तो ये आंसर नहीं हो सकते कि इक्वल नहीं है। तो फिलहाल यहां दो आंसर हैं, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं। जो इक्वल नहीं है वही आपके आंसर हैं। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ए एंड डी।
हो गया, चलो आगे। 10 के बाद 11 लिखा हुआ है इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने वाली बात है कि 10 सवालों में हमने आपको इंडिसेस की पावर का छोटा छोटा एडजस्टमेंट सिखाया कि कैसे प्लस होता है, कैसे पावर पलटेगी तो नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। इनके छोटे छोटे इंप्लीमेंटेशन थे, वो आपने याद रखते, बहुत इजी थे, ठीक, बट उनमें भी अगर किसी के साथ गलती हो रही तो वो नहीं हो। अब अगला सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना, आपको खुद सोचना होगा कि आप कैसे सिंप्लीफाई करें। मतलब अगर सिंप्लीफाई करना है और आंसर में कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब हमारे एक्सप्रेशन से जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट होना पड़ेगा। अगर हमारे पास रिजल्टेंट आंसर में हमारे पास कहीं n दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमें वहां से n को एलिमिनेट होना चाहिए, n हमारा एलिमिनेटेड होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। बात तो सही है। ध्यान दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं 5 टू पावर n इंटू 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 1। क्लियर? एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5 टू पावर n माइनस 2 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 1। जो आपने सीखा उसी को यूज किया है। अभी आपने सब अलग अलग सीखा था, अब इसी को एक सवाल में यूज किया। इंटू होने पर पावर ऐड करती है, उसको हमने अलग अलग कर दिया ताकि हम 5 पावर n को कॉमन ले पाए। अगर आपको किसी स्टेप पे लगता है कि ये नहीं लिख सकते तो बता दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा किसी भी पार्ट को। इसको हम ये लिख सकते हैं, एग्री हैं आप, बीच का साइन माइनस अपनी जगह, 6 अपनी जगह है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एग्री हैं आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इस सबके साथ आप प्रॉपरली एग्री हैं। और अगर आप इस पूरी बात के साथ एग्री हैं तो मैं यहां सिंपली 5 पावर n कॉमन ले सकता हूं, तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 30। एग्री? 6 इंटू 5। यहां आ जाओ, 5 पावर n नीचे से भी कॉमन ले लो। हो सकता है आपके मन में आए कि मैं कुछ और भी कॉमन ले सकता था, जैसे 5 पावर n यहां नहीं मिल पाएगा, यहां आपका n+1 भी मिल सकता था, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ 5 पावर n नहीं लिया। यहां कितना बचा? 13, यहां आपका -10। कोई दिक्कत? एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऑप्शन में n नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको किसी भी तरह एलिमिनेट तो होना ही पड़ेगा, और अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो सॉल्व कैसे होगा? ठीक, ढूंढने का काम है आपका बस। यहां आ गए तो आपका क्या है? -5/3। दिस इज द आंसर, -5/3, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपके साथ कहा गया इसकी वैल्यू। पहली बात, पावर निगेटिव है तो आपका नीचे आ जाएगा 1/64 टू द पावर 1/3 इंटू ब्रैकेट 64 टू द पावर 1/3 सॉल्व करना होगा, माइनस 64 टू द पावर 1/3 और टू द होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे एक आइडिया आया कि सॉल्व करने के बजाय अगर मैं कॉमन लेके कट कर दूं तो भी तो ठीक है। तो 64 टू पावर 1/3 हमने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया और ये लिखा रहने दिया। सीधे भी कट कर सकते हैं, तो यहां बचेगा कितना? 1, और यहां बचेगा क्या? जब चला जाएगा तो 64 टू पावर 1/3 एक बचेगा, स्क्वायर था, तो ये इससे एलिमिनेट हुआ। नहीं सॉल्व किया हमने, सॉल्व भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आया 1 - 4, तो आंसर इज माइनस। सोचिए, कोई दिक्कत तो बताइए। एडवांस में ये कॉमन लेना अगर आपके लिए सरल बात है तो एडवांस तो ये वाली बात ठीक है, और ये कॉमन लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आपका एक क्वेश्चन है। समझ रहे मेरी बात? एडवांस मैथमेटिक्स कहती है जो आपको नहीं आ रहा है वही प्रॉब्लम है, वो बड़ी छोटी नहीं होती। अर्थमेटिक में लैंग्वेज बड़ी छोटी होती कि अरे कह रही रहा था, मैं भी नहीं कर पा रहे,
तो वहां पे हम इजी और टफ कह सकते हैं। एडवांस में कहते हैं कि अगर आपको यहां कॉमन लेना नहीं समझ में आया तो बस यही आपका क्वेश्चन है, यही आप क्लियर कर लीजिए, बस ऐसे आपको एडवांस के साथ आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट है किसी को? बढ़े आगे। नेक्स्ट, ए एम एन वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। हाँ, आपसे कहा ये बताइए, तो हमने कहा देखो ऐसा है, अभी आपने समझा था कि अगर रूट होगा तो पावर अपॉन में जाएगी, बात तो सही है। तो एक काम करते हैं, वैसे तो हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम एक एक करके करते हैं। एम ए टू द पावर 1 अपॉन एन, और जो ब्रैकेट है उसकी होल पावर एम एन लिखा हुआ है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रूट हटा, उसकी पावर अपॉन में गई, इसकी भी तो अपॉन में जाएगी। अब आप अगली बार एक साथ भेज देना, अब आप अगली बार एक साथ भेज देना भाई। अभी आप स्टेप्स में समझ लो। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए टू द पावर 1 अपॉन एन, और ये भी अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा तो डिनोमिनेटर में n2 हो जाएगा, और टू दी होल पावर mn, पावर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप सिंपली पाएंगे ए टू द पावर 1 अपॉन mn इंटू mn। ये इससे इंप्लीमेंट, आंसर इज एलिमिनेट, आंसर इज खत्म। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना। अब आगे आपका सर्ड का अगला सवाल, जिसमें हम समझेंगे कॉन्जुगेट की व्यवस्था जो आपने समझी थी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप स्टार्ट करेंगे रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण, ठीक, अलग अलग एक साथ एलसीएम लेके एसेट्रा एसेट्रा। कोई रूल नहीं है कि ऐसा करेंगे तब, क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है वो करिए, और ये आपको तैयार हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। क्वेश्चन हमने देखा, तो अगर मैं इस सवाल को ऐसे करूं, जैसे हमने रेशनलाइजेशन सिस्टम आपको समझाया था, ये आपका अलग कर लिया जाए, और ये आपका डिनोमिनेटर के साथ √3 प्लस √2 को अलग कर लिया जाए। और अगर मैं यहां पर √3 माइनस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं √3 माइनस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, सही है। मल्टीप्लाई करना मैथमेटिक्स कहती है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन मेरा टारगेट है रेशनलाइजेशन। नॉर्मल लगभग प्रश्नों में हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना चाहेंगे, जिससे हम न्यूमरेटर में सॉल्व कर पाए। हमारे सामने आया √3 प्लस √2, ये अपनी जगह, प्लस √3 माइनस √2, नीचे आपका बना a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 2। अच्छी बात तो ये रही कि 1 हो गया, तो √3 प्लस √2, और प्लस का √3 माइनस का √2, ये इससे एलिमिनेट हो गया क्योंकि 1 था तो खत्म हो गया, बचा क्या 2√3। कोई समस्या? अब देखो हुआ क्या, अभी हमें नहीं आता था, अभी हमें नहीं आता था कि हम इस क्वेश्चन को कैसे, अब हमें आने लगा। तो जब हमें ये आने लगा तो मैं अगली बार कैसे करूंगा, मैं इसको देखूंगा, मैं कहूंगा ये रेशनलाइज हो जाएगा, बोले हाँ हो जाएगा, ऊपर ये माइनस होकर आएगा, और नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंस है 1 का, तो नीचे 1 ही आएगा। अब जब नीचे 1 ही आएगा तो ऊपर हम इसको और फिर इसको उड़ा देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो ये जो 3 स्टेप है ना, ये लिखने से हम अपने आप बचने लगेंगे, लेकिन ये बचने के लिए पहले हमको आना चाहिए, ठीक।
हो गया। चलिए अगला। अगला सवाल है जिसमें अब 3 स्टेप में सबको अलग अलग रेशनलाइज कराना है। तो देखिए लिखा हुआ √6 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई कराएंगे √3 माइनस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, √3 माइनस √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, प्लस 3√3 अपॉन √6 प्लस √3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट का √6 माइनस √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और प्लस माइनस 4√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 माइनस √2 का √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 माइनस √2 का। बोलो बात समझ में आ रही? कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपका ये आपका हो गया √6, तो आप मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया कितना? देखो कुछ चीजें ध्यान समझो। 6 इंटू 3 √18, 18 को सोचो 9 और 2 तो 9 का √3 तो आ जाएगा 3, या ऐसे सोचो इसका एक 3 इसका एक 3 मिलके 3 स्क्वायर तो 3 आ जाएगा बाहर, नहीं दिखाई दे रहा है। कंफर्म है? ना दिखे तो हाथ उठाना, क्योंकि मैंने बताया कि एडवांस में क्या है, जो नहीं आ रहा वही क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ आपको आता है। टफ और इजी नहीं है, जो नहीं है समझ में आ रहा वही प्रॉब्लम है, बस उसको क्लियर करिए। हमें पता है जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 18 बनेगा, तो हम इसको लिख पाएंगे 3√2। अगर ऐसा नहीं सोच पाए तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, फिर जब आने लगे तो स्टेप कम हो जाएगा। ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अब आपका 6 में 2√3 और नीचे क्या हो गया 1, यहां आओ प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो 3 तो पहले था 2 और आ गया तो 6√3। विचार करो 6 दूनी 12, या इसका 2 मिलके 2 बाहर आ गया और 3 बच गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कुछ नहीं हो पाएगा, माइनस 3√6 सही है, माइनस ये अपॉन में 3 1 क्या हमेशा बना है क्या? 6 माइनस 3 2 1 3, यहां वापस पहुंचे आगे तो माइनस 4√3 √6 माइनस √2 अपॉन 4। एग्जैक्टली यहां पर भी क्वेश्चन यही चाह रहा था आपसे कि आप यहां पर 3√2 √6 माइनस √3 का मल्टीप्लाई बाद में कराना, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और अब आप देखें तो ये आपका यहां हो गया 3√2 माइनस 2√3 और ये हो जाएगा कितना? प्लस का 2√3 माइनस का √6, ये माइनस साइन तो माइनस का 3√2, माइनस है 3√2 माइनस माइनस प्लस, प्लस आएगा कितना? √6। कोई दिक्कत? देखो √6 से √6 एलिमिनेट, उसके बाद 3√2 एलिमिनेट, सही है। माइनस का 2√3 प्लस का 2√3, आंसर इज नोट कर लिया। तो ये आपके जो भी क्वेश्चंस हम 15 तक डिस्कस कर पाए, आपका काम ये है कि ये प्रोसेस जो एडवांस का प्रोसेस है, तरीका वो ये कि हमने बेसिक बताया, जो बेसिक मुझे बताने लायक लगा वो बताया। बेसिक ये नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैं एक एक करके वहां समझाऊंगा, ऐसा सवाल ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा, प्रश्न से आप सीखेंगे। दूसरी बात, अगर ये आपको बुकलेट फॉर्म में नहीं दूंगा तो लिखने में लग जाएगा समय। तो ये जो भी ऑलरेडी बेसिक टाइप के क्वेश्चन है उनको उसी अरेंजिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बुक में दे रखा गया है। सबके पास बुकलेट पे क्वेश्चन होने चाहिए कल, और 15 क्वेश्चन आप जो आपको आ गए हैं धीबेस, इसमें दोबारा भी लगे तो आप उनको दोबारा लगाइए और उसके आगे प्रश्न अटेम्प्ट करिए। अगली क्लास में क्वेश्चन डाउट फॉर्म में डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? एक एक क्वेश्चन आता जाएगा, जो आपको नहीं आया होगा, जिसको आप नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, वो डिस्कस होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे।
क्लियर? क्योंकि टाइप फॉर्मेट जैसा है कुछ नहीं कि मैं एक बार सिखाऊं फिर आप करें, जो भी कुछ है लगभग आप सीख गए। क्लियर? फिर करेंगे, सब नहीं आएंगे मैं सब बताऊंगा, और जो आपको आ जाएंगे उनका टाइम बचाया जाएगा। ठीक, ओके, गुड।